जिस तरीके से आज चर्चा यहाँ रखी गई है और आज का जो मौका है वो भी उल जोहार के नाम से, क्योंकि मैं भी राजस्थान से एक ट्राइब्स आदिवासी हूँ और भील कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मूल निवासी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मान रहे हैं। और आज का जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है कि पूंजीवादियों के विकास के हेतु या विकास के लिए आदिवासियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या उनका पतन किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि मूल निवासी, तो मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जो बामसेव की एक विंग है उसको चला रहा हूं, और ये बामसेव की एक एजुकेशनल विंग है। तो यह दो शब्दों को हमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, एक आदिवासी और दूसरा मूल निवासी। अगर हम पानी को जल कहें और कहीं पर जल को पानी कहें तो कोई अंतर उसमें होता नहीं, क्योंकि दोनों ही प्यास बुझाने के और एक ही काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे दुश्मनों ने जिस तरीके से मूल निवासी और आदिवासी को भी एक दूसरे से अलग कर दिया है, जो मूल निवासी हैं वो आदिवासियों को अपने आप से अलग मानते हैं, और आदिवासी जो है मूल निवासी यानी कि SC BC यानी पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलग मानते हैं। तो ये एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है कि आदिवासी और मूल निवासी के शब्दों में क्या अंतर है। हमारा दुश्मन भाषा के आधार पर हमेशा हम लोगों को बांटता आया है, और भाषा में इतना षड्यंत्र करता है कि मैं इस तथाकथित अगर हिंदी भाषा जिसमें मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा जिसका मतलब ही होता है सभी भाषाओं की खिचड़ी भाषा, यानी सब भाषाओं की मिलावट, जिसके अंदर इस देश में आने वाले प्रत्येक, चाहे पारसी हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पल्लव डच कोई भी हो, उन सभी की भाषाओं का मिश्रण और मूल रूप से हमारी पाली भाषा यानी प्राकृत भाषा को विलुप्त करने का एक षड्यंत्र है। उसी के तहत ये लोग शब्दों का षड्यंत्र करते हैं और उन शब्दों के षड्यंत्र में हमें उलझा देते हैं और हमें अलग कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, अगर हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें आदिवासी और मूल निवासी दो शब्दों में कोई फर्क ना समझ करके, वास्तव में फर्क है भी नहीं, तो उन दोनों को, मूल का मतलब भी यहीं के और आदि का मतलब भी यहीं से, जब मूलवासी या आदिवासी दोनों ही अगर यहीं के हैं तो फिर अंतर क्या है। उसमें OBC भी आता है, SC भी आता है और ST भी यानी ट्राइब्स भी आता है। हमारे दुश्मन ने हमारे मूल निवासियों यानी कि OBC और SC से पृथक हमारी पहचान करने के लिए उन्होंने हमें एक पहचान दी, वनवासी, जिसकी जिक्र यहाँ पर मैडम ने किया। वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला, वन में वास करने वाला, और वनवासी का मतलब होता है जंगली, जंगली का मतलब होता है जानवर। हमें जानवर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसी के साथ साथ हम ये कहें कि उन्होंने हमें और भी कई शब्दों से नवाजा है, चाहे वो वन बंधु, चाहे गिरिजन, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया। और इन शब्दों का इस्तेमाल करने के पीछे तो सबसे बड़ा षड्यंत्र जो उनका है वो ये है कि हमारी जो मूल पहचान है आदिवासी, वो खत्म हो जाए। हम आदिवासी से वनवासी बन जाए, वनबंधु बन जाए, गिरिजन बन जाए, लेकिन हम आदिवासी ना रहे, क्योंकि इधर की जो भाषा के अनुसार आदिवासी का मतलब होता है प्रारंभ से, यानी कि आदि अनादि काल से रहने वाला। तो अगर वो आदि अनादि काल से रहने वाला अगर आदिवासी है
तो निश्चित तौर पे कोई तो इस देश में है जो बाद में आया है या फिर आदि अनादि काल से रहने वाला नहीं, यानी इस देश का मूल निवासी मूलवंशी नहीं है, अर्थात इस देश का इंडिजिनस पीपल नहीं है। ये समस्या तो इनके सामने तब आई जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जब डिफरेंस डिफरेंस कास्टेज को या उन सबको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई किया, लेकिन जब वो जंगलों में लकड़ियां लेने के लिए गए, इमारती या फिर और भी कई प्रकार की लकड़ी जंगलों में मिलती थी उसके लिए जब गए, तो वहां पर उन्होंने एक आदि जाति को वहां पर देखा जो जंगलों में थे। इसके बारे में उन्होंने अपने उन दलालों को पूछा कि अरे हु इज द, पूछा कि ये कौन है, तो इन्होंने आनंद फानन में कह दिया कि ये आदिवासी है। तो अंग्रेजों ने अपनी भाषा में अंग्रेजी में भी लिख दिया आदिवासी, जिसके लिए कोई अंग्रेजी में वर्ड नहीं बना। अगर ये आदिवासी शब्द उन्होंने कह दिया और उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी भाषा में लैंग्वेज में आदिवासी शब्द इस्तेमाल कर दिया, तो समझने वाली बात यह है कि जंगल में रहने वाले लोग जिनको जी, आप उन्होंने सुन रहे हैं ना मेरे आदिवासी को? कहा। जी हाँ। तो दयामणि जी से मैं कहना चाहूंगा। हेलो, जुड़ गए। हाँ जी। तो ये जो आदिवासी की बात अंग्रेजों के सामने रखी और उन्होंने आदिवासी शब्द को एज इट इज लिख दिया, और वे लोग जंगल में रहते थे। तो हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां से हमारी क्रांति शुरू होती है। मैं आपको इसीलिए आया हूं और इसी यही बात बताना चाहता हूं कि हम जंगल में क्यों गए, हमारा क्या वजह थी कि हम जंगल में गए। हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के मूल धरोहर हैं। हमने इस देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी संस्कृति को और सभ्यता को बनाया है, और वे लोग आज जंगलों में जाकर छुपने और मजबूर होने की क्या वजह है। जब इस देश के अंदर विदेशी लोगों ने अपना कब्जा जमाया और हमारे ही एक वर्ग को आगे चल करके उन्होंने अपने अंदर शामिल कर दिया, 50%, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, उनकी भाषा में शूद्र कहते हैं, और जिन लोगों ने उसका विरोध किया उन लोगों को उन्होंने सजा के तौर पर बाहर कर दिया। लेकिन एक वर्ग ऐसा रहा जिसने कहा कि हम न तो इनकी गुलामी स्वीकार करेंगे, न इनके अत्याचार अन्याय सहन करेंगे। उन लोगों ने अपनी सुरक्षित जगह जंगलों में ढूंढी, जहां पर जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था, जहां पर एक छोटे से लगाकर बड़े तक जानलेवा जानवर रहते थे। उन जानलेवा जानवरों के बीच में हमारे लोगों ने रहना कबूल किया, मंजूर किया, लेकिन उस वर्ग विशेष जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, उस वर्ग विशेष की व्यवस्था और उसके अधीन रहने का उन्होंने इनकार किया। ये बाद में आदिवासी कहलाए, चाहे वनवासी कहलाए, चाहे कुछ भी कहलाए, उन्होंने अपनी मूल संस्कृति को बचाए रखा, और इस विदेशी संस्कृति जिसके गुलाम हमारे कई भाई हो गए, उनको उन्होंने नकार दिया। इसलिए उन लोगों को जंगल में रहना। जब वे लोग जंगलों में रहने के लिए चले गए, तो इन लोगों ने सुरक्षा और अपने आप के चैन की सांस ली कि चलो, ये लोगों से तो पीछा छूटा, ये अब जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों किनारे छुप गए हैं और हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो वो एक मेन जो स्ट्रीम है समाज की, उससे कट गए, अलग हो गए। लेकिन उन्होंने जंगलों में जाकर के भी अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाजों को, अपने मूल को बचा के रखा। ये बात अब हम कहते हैं कि उनके जंगलों में जाने की भी एक मजबूरी थी, और आज उनको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, माइग्रेट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके लिए आदिवासी शब्द जो है वो बहुत ज्यादा घातक हो गया। क्योंकि आदिवासी शब्द एक तरफ अगर रखेंगे और उसका अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो एक दूसरा शब्द निर्माण होता है या साफ साफ दिखाई देता है कि वो शब्द, ये आदिवासी यानी कि यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय, तो कौन है जो बाहर से आया हुआ है। अर्थात अगर ये आदिवासी हैं तो यहाँ विदेशी कौन है, ये प्रश्न खड़ा होता है। और जब प्रश्न खड़ा होता है विदेशी कौन है,
तो विदेशियों की खोज शुरू होती है और उन्हें जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और पता चलता है कि इस देश में विदेशी कौन है। इसलिए वो अपने विदेशी होने को बचाने के लिए या विदेशी होने की पहचान को छुपाने के लिए वो आदिवासियों की पहचान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि आदिवासियों को तो खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि हम इतना प्रयास करने के बाद, 2-2.5 हजार साल के प्रयास के बाद भी आदिवासियों को और उनको खत्म नहीं कर पाए, तो अब उनको खत्म करना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजों, मुगलों जैसी कई ताकतें इस देश में आई, लेकिन आदिवासियों को खत्म नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना आदिवासियों को खत्म करने की बजाय आदिवासियों की पहचान को खत्म कर दिया। अब आदिवासियों की पहचान को खत्म अगर करना है, तो जहां आदिवासी रहते हैं वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा और उनके शहरीकरण के नाम पर उनको शहरों में लाके पटकना पड़ेगा। चाहे वो शहरों में फुटपाथ पर रहे, झोपड़पट्टी में रहे, रेल की पटरी के किनारे पर रहे, कहीं पर भी रहे, अगर वहां उनको अपना रोजगार चलाना है, पेट पालना है, तो उन्हें अपनी पहचान को छुपाना पड़ेगा और कोई नई पहचान बना करके उनको वहां रहना पड़ेगा। इसलिए विस्थापन का काम कई जगह पर इंडस्ट्री के नाम पर, कई जगह पर डैम बनाने के नाम पर, कई जगह और किसी नाम पर उन्होंने जो जमीन हड़पने का काम किया, वहां से उनका विस्थापन किया और शहरों में डाल दिया और वहां जाकर के वे लोग एक तरह से अपनी पहचान खत्म करके, क्योंकि उन्हें पेट पालना था, और शहरों में उन्होंने इस प्रकार का प्रचार कर दिया कि जो आदिवासी है वो चोर है, बच्चे उठा लेते हैं, धन छीन लेते हैं, घर में चोरी कर लेते हैं, ये वो लोग हैं। तो वहां पर उनको अगर आदिवासी नाम लिया जाता था, तो कोई भी अपने घर में काम नहीं देता था, कोई रोजगार पे नहीं रखता था। इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी पहचान खत्म करके कहा कि हम तो कोई और ही हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा अनर्गल नाम लेकर के उन्होंने अपनी पहचान को खुद खत्म कर दिया। ये पहचान खत्म करने का मामला इन्होंने प्लानिंग के तहत शुरू किया। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं और आज का जो विषय है उसके मुताबिक कि किस प्रकार से पूंजीपतियों के माध्यम से आदिवासियों को बिल्कुल खत्म करने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये मूल रूप से हम वहां पर आ जाते हैं कि विस्थापन कोई साधारण काम नहीं है, ये मूल निवासियों की पहचान खत्म करने का, यानी आदिवासियों की पहचान खत्म करने का मामला है। एक मामला हमें पहले से डिफरेंस कर दिया है उनके अंदर कि हमारे 50% भाइयों को उन्होंने शूद्र कहा, फिर ओबीसी की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने दी और उनको फिर अलग करके उन्होंने हमसे अलग रखा हुआ है आज तक भी। और एक शेड्यूल कास्ट के नाम पर देश में 15-16% लोगों को उन्होंने दलित, अछूत या किसी प्रकार का कह करके उनको हमसे अलग रखा हुआ है और आदिवासियों को फिर अलग कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो 80-85% समाज बनता है वो विभाजित हो जाता है और समस्या आकर के खड़ी हो जाती है आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि एक वर्ग ऐसा है 50% जिसको हमने अपना गुलाम बना दिया है और वो अब हमसे कहीं पर भी नहीं जा सकता, चाहे वो उनके बच्चों के नाम देने से हो, चाहे उनके घर का निर्माण करने से हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी कारोबार का कोई काम धंधे की शुरुआत हो, वो हमारे बिना वो कर ही नहीं सकते। तो उनको तो उन्होंने संपूर्ण गुलाम मान लिया और उनसे उनको कोई खतरा था भी नहीं और आज भी नहीं है। एक वर्ग जो उनसे लड़ रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, जिसको उन्होंने अछूत घोषित किया और आज वो दलित के नाम से प्रचारित किया जा रहा है और इधर बामसेफ और के लोग जो है मूल निवासी की पहचान बनाए हुए हैं। ये वर्ग जो है उसको उन्होंने सोचा कि इनको हम आगे चल करके देख लेंगे क्या होना है, लेकिन उनको सबसे बड़ा खतरा जो है वो आदिवासियों से है कि आदिवासी अब तक वो न तो हमारे गुलाम हुए, न कभी वो लड़ाई में हारे, न कभी उन्होंने पराजय स्वीकार की और न कभी भविष्य में वो पराजय स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने खास करके जो ध्यान केंद्रित किया वो आदिवासियों के ऊपर किया कि इनको कैसे मोहताज बनाया जाए, कैसे लाचार बनाया जाए, कैसे एक रोटी के टुकड़े के लिए उनको जो है लाचार और मजबूर किया जाए कि वे लोग हमारी गुलामी को स्वीकार करने के अलावा उनके पास में कोई रास्ता ना बचे।
ऐसा प्लानिंग के तहत उन लोगों ने किया। और उसमें जैसा कि अभी गोल्डी साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, उनके अनुभव भी हैं, उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत है, उसके आधार पर जो उन्होंने बात कही उसके अनुसार मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन का जब सेटलमेंट किया इस देश के अंदर, जिन किसानों को अपनी जमीन दी, जिनको रहने के लिए जमीन दी, जिन जमींदारों से, जागीरदारों से जमीन लेकर के संविधान के मुताबिक सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी उसको बांट दिया गया। उसके तहत जो आदिवासी जंगलों में रहते थे, उस जमीन का सेटलमेंट आदिवासियों के नाम से होना चाहिए था, वो आदिवासी जमीन के मालिक होने चाहिए थे। उन्होंने बड़ी खतरनाक रणनीति के तहत और सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों की जमीन का सेटलमेंट नहीं किया, और उन्होंने इस देश के अंदर वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम पर एक ऐसी संस्था या विभाग बनाया, और वो बना करके उन्होंने सारे जो जहां जहां आदिवासी रहते थे उन तमाम जमीनों को उन्होंने क्या बोलते हैं, वन विभाग के अंदर अधीन कर दिया। और उसका जो शब्द अभी इस्तेमाल किया था उन्होंने, गोल्डी साहब ने, कि उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने जागीरदार, यानी वनवास, वन विभाग को उन्होंने जागीरदार बना दिया। और आदिवासियों के साथ वन विभाग के द्वारा जो व्यवहार पूरे देश में किया जा रहा है वो मुझसे अछूता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे देश के हर कोने में जाकर के आदिवासियों की दशा को देखा है। चाहे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे फिर नॉर्थ स्टेट जिसकी बात करें, मैंने हर जगह गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के नंदुरबार और नासिक तक जाके देखा है कि वहां पर उन्होंने आदिवासियों को ही जमीन से वंचित रखा है, क्योंकि उनको मालूम है ये जमीन के मूल मालिक हैं। और अगर हुआ ये है। लोग अगर अपनी ताराराम जी बहुत सही फरमा रहे थे कि आदिवासी जो थे वो लड़ाकू थे। जैसे चाणक्य ने कहा हुआ है, आदिवासी की सेना को वो अटविक सेना कहता था, और शत्रु सेना से भी वो और इसलिए कि वो कभी भी हमला करते थे। वो जो गोरिल्ला पद्धत थी, तो गोरिल्ला पद्धत ये भी जो है वो आदिवासी की पद्धति है। हाँ जी, जो है। थैंक यू, आपने बात का समर्थन किया, उसके लिए मैं आगे बढ़ा दूं कि इस देश के अंदर, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आदिवासी कम्युनिटी जिसको कहा जाता है, आज जिन्होंने आदिवासी पहचान बना रखी है, हालांकि मूल निवासी हम देश के सभी हैं, उन लोगों ने न तो इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी वर्ग, आने वाला जो बाहर से आने वाला वर्ग है, उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सबने उनके सामने हथियार डाले। चाहे अंग्रेज शक्तिशाली थे पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले, उन्होंने भी आदिवासियों को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि इनको छोड़ो, इनसे इनसे लड़ना हमारे बस का रोग नहीं है। ये हमारे स्वाभिमान की और सम्मान की लड़ाई थी। लेकिन आज एक षड्यंत्र के शिकार हम हो रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। एक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, और हमारा आदिवासी समाज जो है भोला भाला समाज है, सीधा साधा समाज है, वो षड्यंत्र करता भी नहीं है और षड्यंत्र को समझ भी नहीं सकता है। षड्यंत्र को वे लोग समझ सकते हैं जो षड्यंत्र करते हैं। जब हम षड्यंत्र करते ही नहीं तो हम षड्यंत्र को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है उसमें आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल समाज वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को, जो आज डिबेट में शामिल हैं और जो सुन रहे हैं, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि उन आदिवासियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। आज उनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे वहां से खदेड़ा जा रहा है। क्यों खदेड़ा जा रहा है और खदेड़ने वाले लोग कौन है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जो पहचान खोए हुए ऑलरेडी पहले से ही हमारे समाज के लोग हैं, वे लोग कभी हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। तो उन लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी, और समझाने के लिए हम बुद्धिजीवी वर्ग को ही आगे आना पड़ेगा। जब बुद्धिजीवी वर्ग आके आकर के ये लड़ाई को लड़ेगा, तभी हम लोग हमारे समाज में एक मूल जो जानकारी दे करके उनको क्रांति के लिए खड़ा कर सकते हैं। आज हम बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं, आज हम हमारे समाज के पता नहीं कितने में नाम नहीं गिनाऊंगा, समय का अभाव है, वो तमाम लोग जो लड़े थे, क्यों लड़े थे?
और इनको हम क्यों मान रहे हैं आज, क्यों उनके नाम पे हम हुल दिवस मना रहे हैं, क्यों हुल ज्वार कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो आज हमें ये जरूरत इस बात की है कि हम लोग जो है उन लोगों से लड़ें। अब हमें जरूरत इस बात की है, लास्ट में मैं, क्यों समय बहुत हो गया है, देश और देश के विकास की बात बताना चाहता हूं कि देश और देश का विकास, इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं और जो इस देश के ऊपर काबिज हैं, जो इस देश की पूरी सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं, पूरे अर्थतंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं और धीरे धीरे जल जंगल जमीन जो भी है उसको नियंत्रित कर रहे हैं, उन लोगों को जो विकास का बात कर रहे हैं, हाँ हमें दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन समझना हमें ये है कि देश का विकास हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो, 5-10% हो चाहे 1% हो, देश का विकास हो रहा है, लेकिन देशवासियों का पतन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। देशवासियों का, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं घर के लिए सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, घर में फर्नीचर करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, एसी लगा दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर वो घर के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है तो फिर उसका घर बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक उस तरीके से हमारा जो दुश्मन है उसको इस देश से प्रेम है, मैं कहता हूं वे सच्चे राष्ट्रवादी, वे सच्चे देशभक्त हैं, वे सच्चे देश प्रेमी, ये संज्ञा मैं खुद दे रहा हूं। जो इस देश के अंदर विदेशी लोग हुक्मरान रह रहे हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, वे सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं और सच्चे देशभक्त हैं। मैं कहता हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनको देश चाहिए, उनको देश चाहिए, देशवासी नहीं चाहिए। उनको देशवासियों का पतन करना है, देशवासियों का पतन करके देश को अपने हथियाना है। जो हजारों साल से हथिया कर बैठे हैं, उन्हें लगता है कि निकल सकता है, देश मूल निवासियों के हाथ में जा सकता है, देश आदिवासियों के हाथ में जा सकता है। इसलिए उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्रवाद का नारा चला करके हमारे लोगों को गुमराह किया है। और हर देश प्रेमी जो ओरिजिनल देश प्रेमी है, ओरिजिनल इस देश का मालिक है, जो इस देश का रहने वाला है, जो इस देश का रियल हुक्मरान है, उसको उन्होंने नक्सलवादी घोषित कर दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया, उग्रवादी घोषित कर दिया, अर्बन नक्सली घोषित कर दिया। उनको उन्होंने और कई नाम देकर खालिस्तानी नाम दे दिया और अभी टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारे नाम देकर के फिर बदनाम करने का उनका षड्यंत्र चल रहा है कि जो वास्तव में देशभक्त है उन्हें कुछ और कह दो, और हम जो फर्जी देशभक्त हैं, जो देश चाहते हैं, देशवासियों को नहीं चाहते, उनका जो है देश के ऊपर कब्जा होना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए उन्होंने अभी वर्तमान में जो सरकारें चल रही है, उन सरकारों ने, मैं बहुत पहले कहा है लोगों से और आज फिर दोबारा दोहरा देता हूं उस बात को, कि पिछले साल इस देश के अंदर कोरोना या कोविड-19 के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश हुई और उस साजिश के तहत एक लॉकडाउन का प्रोग्राम बनाया गया और लॉकडाउन का प्रोग्राम बना करके हमारे जैसे, आप जैसे लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट करके, घरों के अंदर कैद करके उन लोगों ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में वहां पर अपनी मनमर्जी से कानून बनाए और जो बिल पास किए, उनके बारे में मैं कहता हूं कि वो बिल पास नहीं हुए थे, वहां एक बहुत बड़ी बिल बुक बनी थी, बिल बुक जहां पर बहुत कानून हुए। अभी आज की खबर मैं आपको बता देता हूं कि आज एक चीज हमारे सामने उजागर होकर के आई है। किसानों की जमीन का मामला चला गया, मजदूरों के 12 घंटे का मामला हो गया, लड़कियों की उम्र जो है 18 साल से शादी की 15 साल 14 साल कर दी गई। उसके साथ साथ एक चीज और उस बिल बुक में आई, और वो बिल बुक ये कहती है कि इस देश के पूरे जो हाईवे हैं और हाईवे के अंदर जिन लोगों के जो ढाबे बने हुए हैं, जो लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं, जो 15-20 कर्मचारियों को रोजगार दे रहे हैं और ढाबे के वहां पर हर छोटी से छोटी वस्तु सप्लाई करने वाले को रोजगार मिल रहा है, ऐसे करोड़ों लोगों के खिलाफ एक कानून बना दिया गया है कि हाईवे के ऊपर जितने ढाबे बने हैं, उन ढाबों के वहां पर जो बैरिकेड लगा दिया जाएगा या फिर हाईवे के अंदर जो कट है उनको बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके के भविष्य में और ज्यादा खतरनाक कानून आने वाले हैं। आदिवासियों की जल जमीन 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 को कैसे हड़प किया जाएगा, वो सारे कानून बन गए हैं।
पुलिस और प्रशासन जो उनका गुलाम बन चुका है और वो तनख्वाह का गुलाम है, इसलिए उनका जमीर मर चुका है और वे लोग उनका इस्तेमाल होकर के जनता के ऊपर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये दुनिया में पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। तो अब मैं आखिर में, क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही है, मैं संक्षिप्त में ही करने की कोशिश करूंगा और आखिरी पॉइंट पे आता हूं कि इन तमाम चीजों के लिए, चाहे वो आदिवासियों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, चाहे वो अछूत जिसको कहते हैं, ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जातियां जो है उनके ऊपर जिस तरीके शोषण हो रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, ओबीसी के भाइयों का जो जिस तरीके से अधिकार खत्म करके, शिक्षा से वंचित करके, व्यापार उनसे हड़प करके, छीन करके उनको किया जा रहा है, उसी तरीके से किसानों की जमीन हड़प करके उन्हें फिर से गुलाम और बेरोजगार बनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हो रही है उसके कारण और उसके लिए जो जिम्मेदार है वो हम लोग, चाहे किसी को भी समझ लें, चाहे हम लोग ब्राह्मणवाद पे चिल्लाते रहें, चाहे हम मनुवाद पे चिल्लाते रहें, चाहे हम और किसी चीज पे चिल्लाते रहें, मगर हमें एक चीज को समझना होगा कि ये तमाम चीजें सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है, लेकिन उनकी जो फर्स्ट चीज है वो है नस्लवाद। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नस्लवाद है और नस्लवाद में कुछ लोग अपनी नस्ल को भूल गए हैं। कुछ लोगों में नस्ल का छोटा मोटा मिलावट हो गया होगा या फिर उन्होंने अपने आप को उनके ऊपर सुपीरियर शामिल ले लिया होगा, लेकिन नस्लवाद के मामले में आदिवासी आज भी अपनी नस्ल को बचाए हुए है और वे भारत के मूल निवासी हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं। और इस देश में जो बाहरी नस्ल है, जिसको हम लोग अब तक ब्राह्मण कहते रहे, वर्ण व्यवस्था में उन लोगों को और कई नाम देते रहे, आर्य कहते रहे, ये वो सब कुछ, लेकिन उनका जो हमने अपनी खोज और अपने रिसर्च के आधार पर जो हमने उसका जो रिजल्ट निकाला है, परिणाम निकाला है, वो ये है कि इस देश के अंदर एक नस्ल है जिसे दुनिया में यहूदी के नाम से जाना जाता है। ये हयूदी जो है ये पूरी दुनिया को घुमा के रख दिया है, पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा है। जहां पर भी उन्होंने, चाहे दुनिया का कोई भी कहना हो कोना हो, वहां पर कब्जा जमाने का प्रयास किया है और जहां पर आज तक उनका कब्जा नहीं हो पाया है, वहां पे निरंतर वे प्रयास कर रहे हैं। भारत के इजराइल के साथ में जो संबंध है, भारत का इजराइल के साथ जो दोस्ती का नाता है, ये अयूदियों का नाता है। और इस देश के अंदर जो अयूदी हैं, जो ब्राह्मण है वो अयूदी है और ये अयूदी इस देश के अंदर तबाही मचाना चाहते हैं, मूल निवासियों को खत्म करना चाहते हैं और इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। उनका अगर उदाहरण हम देखें तो बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे कि उन्होंने हमारे एक एक महापुरुष संतों की हत्या की। एक एक महापुरुष, अब तक मुझे एक भी महापुरुष ऐसा नहीं मिला है, एक भी संत ऐसा नहीं मिला है जिसकी नेचुरल डेथ हुई हो, उनकी सबकी हत्याएं हुई। उसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि उन्होंने इस देश के स्वर्णिम युग, जिसको गोल्डन कहते हैं, उसको, जिसको हम लोग मौर्य काल के रूप से जानते हैं, सम्राट अशोका का काल जो है, उसको उन्होंने खत्म करने के लिए वृद्धत के साथ किस तरीके का षड्यंत्र किया और किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन किया, ये वह वो लोग हैं। और उन्होंने हमेशा, चाहे सतयुग नाम दिया, चाहे द्वापर द्वापर कहा, चाहे त्रेता युग कहा, चाहे अब कलयुग कह रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों का नरसंहार करवाया है। ये अयोधी लोग हैं जो खून बहाने के शौकीन हैं और खून बहा करके ही वो अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं। हम आदिवासी लोग हैं, हम आदिवासियों को अगर इस बात का पता चल जाएगा कि ये अयोधी लोग हैं जो इस देश को हथियाना चाहते हैं, देश पर कब्जा किए हुए हैं, और अभी जो मूल निवासियों को संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को वो खत्म करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस देश के अंदर इस कौम को, इस नस्ल को एक्सपोज करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति तक उनको बताना होगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। अब तक तो हम हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को दुश्मन मान रहे हैं, एससी और एसटी मिलकर ओबीसी को दुश्मन मान रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलकर के हम मुसलमान को दुश्मन मान रहे हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी और सिख मिलकर के हम लोग क्रिश्चियन को दुश्मन मान रहे हैं। ये जो है ये खेल दुश्मन का रचाया हुआ खेल है। हम ना तो दुश्मन थे और ना दुश्मन है। जो कन्वर्टेड लोग हैं, सिख ईसाई मुस्लिम जैन, वे 99% हमारे लोग हैं। उन लोगों तक भी संदेश देना होगा
और कहना होगा, बताना होगा कि एकमात्र दुश्मन जो हमारा अयोधी है, जो इस देश में ब्राह्मण के नाम पर बैठा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना होगा, पूरे भारत के लोगों को बताना होगा कि ये जो अयोधी लोग हैं, इन लोगों को। इसका मैं एक ताजा उदाहरण आपको दे दूं कि मैं जब किसान आंदोलन में वहां पर था लगातार 1 महीने तक, तो पहला जो आंदोलन 26 जनवरी को हुआ कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और रैलियां शुरू हुई, ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ, तो वहां पर ब्राह्मणों का नियंत्रण था, इसलिए ब्राह्मणों ने हमें ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं करवाया और कहा कि आप रैली में शामिल नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो हम रैली में शामिल तो नहीं हो सकते, मगर हम रैली के जहां से रैली गुजरेगी वहां पर खड़े होकर कुछ तख्तियों से लोगों का स्वागत करेंगे, महापुरुषों के बारे में और हमारी विचारधारा के बारे में लोगों को बताएंगे। तो हमने टोटल 20 तख्ती बनाई और 20 तख्तियों में हमारे महापुरुष नॉर्थ से क्या ईस्ट तक और क्या बोलते हैं हम लोग के नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक पूरे महापुरुषों को शामिल करके बनाई। लेकिन एक मैंने तख्ती जानबूझ के बनाई, 19 के अलावा एक मैंने बनाई, और उस तख्ती में मैंने लिखा कि विदेशी यहूदियों को भगाओ, मूल निवासी भारत बचाओ। तो साथियों, वहां पर जब हम तुम्हारे साथी 50-60 लोग जो तख्तियां लेकर खड़े थे, तो उनमें से जैसे ही हमारे दुश्मन की नजर पड़ी तो उन्होंने 19 तख्तियों को स्वीकार किया और 20वीं तख्ती जो थी, अयोधी विदेशी भगाओ भारतीय मूल निवासी बचाओ, उस तख्ती को उन्होंने हमसे छीन लिया और कहा कि ये तख्ती अगर आप रखोगे तो आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको ये तख्ती हमें देनी होगी। और हमें तख्ती हमसे, हमारे कार्यकर्ता से छीन ली गई और बाद में जाकर उस तख्ती को तोड़ करके जला दिया गया। यानी कि हमारा वो टेस्ट था, जो मेरा 4-5 साल का रिसर्च था अयोध्या के ऊपर, उस टेस्ट में मैंने यहाँ पर किसान आंदोलन में इसको वहां करने की कोशिश की, तो टेस्ट हमारा सफल हो गया कि जो ब्राह्मण है वो अच्छी तरह जानता है कि हम ही इस देश के अंदर अयोधी हैं और हमारा ही इजराइल के साथ रिश्ता है और इजरायली जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं। इजरायली हमारी कभी भी मदद करेंगे। जब इस देश को तबाह और बर्बाद करना होगा, जब इस देश के आदिवासियों को जंगलों में भूनना होगा, जब इस आदि देश के मूल निवासियों को देश में क्रश करना होगा, वहां पर मिलिट्री और जो सशक्तिकरण के बल जो लगाए हुए हैं, कहते हैं कहने को सुरक्षा बल, वो सब हमारे गुलाम है और उनको हम आधुनिक हथियार देंगे और वे इन मूल निवासियों को दबा कर रख देंगे। अब हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई इन हयूदियों के साथ होनी चाहिए और हयूदी वर्सेज आदिवासी होनी चाहिए। फिर जो बाकी का मूल निवासी एससी और ओबीसी है वो भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, मगर हमें मूल जगह पे जाना होगा और ये मैं एक्सपोज करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मुझे, मेरे साथ में कोई भी घटना हो सकती है, मुझे किसी भी प्रकार से जो है टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि मैं बुद्ध को मारने वाला व्यक्ति हूँ और मरना एक बार है, मुझे हर हालत में मरना है, इसमें अमर कोई नहीं आया है। मैं आप लोगों को आज आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए ये बात कहना उचित समझूंगा क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं बात करने के। बहुत लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। भविष्य में अगर रूबरू होने का अवसर मिलेगा तो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएगी, मगर फिलहाल आज का मेरा संदेश यही है कि हम पूंजीपति नाम दे दें, चाहे ब्राह्मणवादी नाम दे दें, चाहे और कुछ नाम दे दें, सामंतवादी नाम दे दें, लेकिन वो सारा का सारा एक ही जगह पे जाके टिकता है और वो है इस दुनिया का सबसे खतरनाक नस्ल और वो है अयहूदी, जिन्होंने ना तो इस्लाम को बख्शा है, ना सिखिज्म को बख्शा है, ना इस दुनिया के किसी भी धर्म को बख्शा है। क्रिश्चियन पे भी उनका कब्जा है, सब जगह पर अब वो भारत के अंदर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इसलिए आदिवासियों को आगे होकर के रहना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आज डिबेट में शामिल है या डिबेट को सुन रहा है, अगर उसके अंदर आदिवासी होने का जज्बा है, अगर उसमें इस मूल निवासी का डीएनए दौड़ रहा है, अगर उसमें हमारे भारतीय मूल के लोगों का खून दौड़ रहा है, तो उसे मरना तो तय है। चाहे सड़क के मरना, चौरपाई में मरना, हॉस्पिटल में मरना, मरना तो है। क्यों ना हम सड़कों पे मर जाएं, क्यों ना हम लड़ते लड़ते मर जाएं और हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम बचा पाएं। यही मैं आप लोगों से अपील और गुजारिश करूंगा और अपनी लंबी बात को रोकते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग 3% ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, यानी यहूदियों से लड़ रहे हैं, और हम आदिवासी भी अगर बात करें तो हम अकेले 7.5 से 8% हैं। हम उनको क्या नहीं कर सकते, हम मसल के रख सकते हैं,
लेकिन वो हमारे पास में रणनीति होनी चाहिए, वो हमारे पास योजना होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो हमारी एकता होनी चाहिए, वो हमारी इन तमाम राजनीतिक दलों या और भी किसी प्रकार के संगठनों से गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात जब हमारे अंदर आ जाएगी तो इन 3% लोगों को हम लोग, मुट्ठी भर लोगों को जो है मसल के रख देंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी का शुक्रिया कि आपने बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुना, और भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू होंगे। आप सभी का शुक्रिया। जय जोहार और गुलाब। को बताया कि दुनिया में जो अशांति है, अराजकता फैली हुई है, वो केवल यहूदी की वजह से फैली हुई है। इसीलिए हमें जो है सबको संघर्ष करना पड़ेगा, जितने भी शोषित है सभी को एक नस्ल से एक तरह से लड़ना पड़ेगा। ठीक है कि हम नस्ल नहीं मानते, लेकिन वो नस्लवादी जो है उनसे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो आज जो है ताराराम जी हमारे साथ में जुड़े, उसी तरह से दयामणि बारला जी, वो भी मतलब वो कुछ फैमिली मैटर में भी परेशान थी, फिर भी वो जुड़ी आज। उसी तरह डॉक्टर गोल्डी जी, जो कि छत्तीसगढ़ में बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में मतलब उनके विचारों पे कार्य करते, उन्होंने जो जेनोसाइड पे जो कहा था, उस पे मेरी एक टिप्पणी जो रह गई थी कि भारत जो है वो विविधतापूर्ण देश है और इतनी विविधता कहीं नहीं पाई जाती। और भाषा हो, संस्कृति हो, एक तरह से भाषा का या संस्कृति का मरना भी एक तरह से ये मतलब ये भी जेनोसाइड ही है एक तरह से। तो वही बात उन्होंने कही। और हम देखते हैं कि हमारे कारपोरेट्स की अभी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि केवल भारतवर्ष नहीं तो अभी वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी अभी अडानी और जो ग्रुप है वो जा रहे हैं, और वहां का जो जंगल है, वहां का जंगल ये तहस नहस कर रहे हैं। इसीलिए हमको केवल भारतवर्ष ही नहीं तो दुनिया के जो आदिवासी है, दुनिया के जो मजलूम है, दुनिया के जो शोषित है, उनको एक साथ लेके हमें ये यहूदी जो है इजरायली, उनसे हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद का जनक कोई है तो वो यहूदी है। ये हम हमेशा मतलब ये दिखता ही है, ये दिखती बात है, क्योंकि वो तेल के लिए वो लड़ाई हुई हो, इराक ईरान का दीजिए देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, तो हमको वही दिखेगा कि ये सब जो है, क्योंकि हम जैसा कहते हैं कि सीनेट जो है अमेरिका में वो मास चेंज होता है खाली, जैसे ओबामा ट्रम्प के बाद बाइडेन आता है, लेकिन वो जो नीति है वो नीति चलाते हैं वो यहूदी चलाते हैं। यही बात ताराराम जी ने कही। तो आज हमारे साथी सब इसमें शामिल हुए, तो उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल हम फिर मिलेंगे 6 बजे महिला संवाद में, और विषय के बारे में आपको जानकारी भी दी जाएंगी। सबको आज मैं हुल दिन के दिए सभी को मैं मुबारक, मतलब सभी जो शहीद हुए हमारे पूरे अमीर शहीदों को जिन्होंने शहादत दी, उनको फिर से एक बार नम्र अभिवादन करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जय मूल।